हेलो प्यारे बच्चों, एसबी टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग नवोदय का आज हम लोग 8वां टेस्ट लेकर के आए हैं। आठ 8वां टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो और दिन की भांति आज भी हम लोग सवाल को जो है वैसे सवालों को कर रहे हैं जो कि हमेशा से नवोदय विद्यालय में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अच्छे अच्छे ट्रिक के द्वारा भी हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे सवाल है, ठीक है। आप बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आइए, आपका सवाल जो है कि आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। हम पढ़ते हैं 144 का 3/4 गुना एवं 96 के 2/3 गुने से कितना अधिक है। कहता है कि 144 का जो है 3/4 गुना, 144 का 3/4 गुना और 96 का हमको 2/3 गुना से कितना अधिक है कहता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए यहां से निकालते हैं। पहला सवाल है, कहता है कि 144, एक मिनट, 144 का 3/4, ठीक है। और कहता है इसका जो भी आएगा वह जो है 96 का कितना, तो 96 का 2/3, 2/3 से कितना अधिक है। तो इसका जो है 3/4 इससे कितना अधिक है, अगर हम इसको घटा देंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आइए तो हल करते हैं। तो इससे हम इसको काट देंगे, तो 4 तिया 12, कितना बचा, 2 बचा, 4 छक 24, ठीक है, कट गया। इसको गुना कर देंगे, 12 छतिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 आया। और अगर इसको करते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 8 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 64 है। 8 में से 4 जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना अधिक है, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 का अंतर 56 हो तो वह संख्या क्या होगी। कहता है कि कोई संख्या है, ठीक है, उसी संख्या का 2/5 और उसी संख्या का कितना, उसी संख्या का 3/4 का अंतर जो है, यानी कि घटाव करने पर जो आएगा वो कितना आएगा। आइए हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल, तो देखो संख्या तो हमको दिया नहीं गया है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम, ठीक है। माना कि संख्या इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो एक्स का कहता है कितना, 2/5, 2/5 और एक्स का ही कितना, 3/4 का अंतर, ये ना पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये बड़ा होगा मेरा इससे, तो इसको हम पहले रखेंगे, ठीक है। अंतर हमको दिया हुआ है कितना, 56, कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो देखिए 3x, इसको गुना कर देंगे तो 3x हो जाएगा, बटा में 4 माइनस 2x/5 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा नीचे, ठीक है। और 5 दिया 15, देखिए इससे हम इसको भाग देंगे और जितना शेष भागफल आता है उससे इसको गुना करते हैं। तो देखिए 4 से इसको भाग दिए, 4 5 20, 5 बार में, और 5 दिया 15, ठीक है। एक्स आ जाएगा माइनस 5 चौका 20, 4 दूनी 8x इक्वल टू 56। देखिए इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 7x आएगा, बटा में 20 इक्वल टू 56। देखिए इसको x का मान निकालना है। देखिए माना की संख्या, संख्या माने है ना हमें
x, तो वही x का वैल्यू निकालना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये जो है इसके साथ गुना हो जाएगा 56 इंटू 20, ठीक है। और बाटा में ये जो है गुना में है ना, तो यहाँ पर भाग निकाल 7 8 56, x इक्वल टू 8 दूनी 16 यानी कि 160। ये मेरा कहा आ जाए आंसर, क्योंकि संख्या को हम क्या माने हैं बाबू, x माने हैं ना, तो मेरा x का वैल्यू 160 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, कहता है कि 3/10, 3/10 प्लस 5/100 और 8/1000, 1000 के योगफल के मान दशमलव में कितना होगा। कहता है कि 3/10, ठीक है, प्लस 5/100 प्लस 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में क्या होगा। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। कहता है कि 3/10 प्लस, प्लस में है 5/100, 5/100 प्लस 8/1000 का दशमलव मान। तो देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा रहेगा तो आपको दशमलव में चेंज करने आना चाहिए। देखिए नीचे जो है जितना जीरो है ना, दाहिनी ओर से उतना ही काउंट करके हमको पॉइंट देना रहता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, नीचे जीरो, एक जीरो है ना। तो जब आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसको हम भाग देते हैं, देखिए अगर देखिए ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, 10 को हम भाग देते हैं 3 से, ठीक है। तो ये तो बड़ा है, ये तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीरो लेकर पॉइंट देते हैं ना। फिर ऐसे करते हैं, तो 10 दिया 30 हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, काट कुट हो जाता है, कटता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमको डायरेक्ट क्या करना है कि उतना ना करना कर करके हमको यहाँ देखिए एक पॉइंट है, एक जीरो है ना नीचे में, तो आंसर में हम क्या करेंगे, जीरो पॉइंट उसके बाद जो है इधर से बाएं दाहिने, दाहिने ओर से उतना ही पॉइंट दे देंगे। तो देखिए 3 लिखे, 3 के बाद कितना, 3 के बाद है ना एक ही पॉइंट है ना, तो 3 के बाद एक जीरो दे देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो पॉइंट देंगे, उसके बाद 2 के बाद है ना, तो 0.5। देखिए इकाई दहाई, इकाई दहाई 2 से है, इकाई दहाई के बाद पॉइंट दे दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 ठे है, तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे कितना, 0 0 उसके बाद 8 लिख देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 8 लिखने के बाद कितना के बाद होना चाहिए पॉइंट, 1 2 3 के बाद। तो देखिए 8 1 हो गया, 2 3 के बाद पॉइंट। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद ये है 0, देखिए पॉइंट के बाद 3, उसके बाद दूसरा का में कितना है 5 है, और तीसरा में क्या है 8 है, और यही मेरे को क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। अगर हम इसको ऐसे भाग देते उसके बाद पॉइंट में चेंज करते तो कितना लेट हो सकता था, ठीक है। हम आसानी से समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपया है, तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। आइए देखते हैं। कौन सवाल है, चौथा सवाल। 8 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 40 रुपया है ना। तो हमसे पूछा क्या है, पूछा क्या है हमसे, तो पूछा है हमसे कि 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो पूछा है, तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य, यही पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखिए पहले हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 40/8 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी कि 5 रुपया।
1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना निकल रहा है? 5 रुपया निकल रहा है। इसीलिए 18 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 18 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 पचे कितना हो जाएगा? ऐसे लिखे 18 मीटर कपड़े का मूल्य इक्वल टू 18 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से आया होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ दें तो 21, 25, 27 और 35 से पूरी तरह भाग लग जाता है? तो देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो उसका क्या निकालना है? हमको एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी कहता है तो उसका एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 21, 25, 27 को क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 21, 25, 27 और 35 को एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है? क्या कहता है कि जोड़ देने पर वो पूरी तरह से भाग लगता है। ठीक है, 3 जोड़ने पर, तो 3 हम एलसीएम में से क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 5वां सवाल। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, ठीक है, कितना कितना का? 21, 25, 27 और 35 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो बड़ा बड़ा दिख देते हैं। 21, 25, 27, 35। ठीक है, तो चलिए हम इसको देते हैं 3 से। 3 से 21, 25, 3 9 27, 35 हो जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 5 25, 5 7 35 ना, और 7 से देखते हैं, 7 7 5 9। तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? तो आएगा 3 गुना 5 गुना 7 गुना 5 गुना 9 गुना 1 गुना 1। चलिए, इसको कोई मतलब नहीं है, तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो मेरे पास आता है कितना? आ जाएगा 4725। ठीक है, इतना आ जाएगा। चूंकि कहता कितना है कि उसमें जो है 3 जोड़ने पर जो है उसमें शेषफल 3 रहता है। जोड़ दे तो पूरी पूरी भाग लग जाता है ना? तो 3 जोड़ेंगे तब पूरी पूरी भाग लगेगा। तो वो जो संख्या होगा ना, इससे 3 कम होगा। ठीक है, वह जो संख्या है, क्योंकि देखिए, अगर इसका जब एलसीएम ये है तो इससे तो ये पूरा पूरा कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कटेगा, क्योंकि इसी का एलसीएम है ना? तो इससे जो है संख्या हमसे कम पूछा है, कितना? 3 कम। इसीलिए संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 7 25 माइनस 3 कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 4722। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से आ रहा होगा, आपको सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल है मेरा आज का। 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 एवं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, ये औसत का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते भी हैं, नहीं बना पाते हैं। ठीक है, देखिए, हम कहता है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। तो 6 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा?
6 इंटू 30 कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, 6 संख्या का। कहता है पहली 4 संख्याओं का औसत। संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो मेरे को दिया हुआ है 25। तो पहली 4 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं का, तो हम अंतिम 3 संख्याओं का औसत इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 35। ठीक है, तो अंतिम 3 संख्याओं का कुल योग कितना होगा बच्चा, तो 35 इंटू 3 कर देंगे तो हम, तो 3 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। देखिए, अगर 6 संख्या, पूरे 6 संख्या का निकालते हैं, ठीक है, तो कितना है, 180 है। पहली 4 संख्या का निकालते हैं तो 100 आ जाता है, और अंतिम 3 संख्या का निकालते हैं तो 105 आता है। ध्यान दीजिएगा, संख्या कितना है, 6 ही है। तो पहली 4 और अंतिम 3, 4 3 अभी जोड़िए तो कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। यानी कि कोई कॉमन है जो कि दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, ये और इसको ये दोनों को जोड़ करके इससे अगर माइनस कर देते हैं तो हमको चौथी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए चौथी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 प्लस 100 माइनस 180। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो 205 माइनस 180 इक्वल टू कितना आ जा रहा है मेरा, तो देखिए 20 और 5 25 25। ठीक है, यानी कि वह संख्या कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल ली। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए, इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। इसमें जो है बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, लेकिन नवोदय में जो है कि ये छोटा लेवल का सवाल ही पूछता है। तो देखिए, कहता है कि कोई चुनाव हो रहा था। ठीक है, उस चुनाव में 2 प्रतिभागी थे, 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, तो कहता है कि जो हारने वाला प्रत्याशी है ना, उसको जो है पूर कुल कुल वोट का कितना, 40% वोट मिला है। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो 40% वोट मिला है। और जो है वह 100 वोट से हार गया। तो बताइए तो आप, कि जो जीता होगा, ठीक है, 40% तो इसको मिल गया, तो जो जीता होगा उसको कितना प्रतिशत मिला होगा वोट। तो देखिए, कोई भी संख्या जो है अपने आप का 100% होता है। ठीक है, तो जो हारने वाला का 40% मिला है, तो जीतने वाला को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। ठीक है, कितना परसेंट, 60% मिला होगा। तो देखिए, तो अंतर देखे तो इसको 40 मिल गया, उसको 60 मिल गया, तो बीच में जो है कितना परसेंट का डिफरेंट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो है 20% का गैप हो रहा है। तो वही 20% के चलते ना हारा है, और वही 20% जो है अगर वोट में देखा जाए तो कितना है, 100 है। तो 1% का मान हम निकाल करके उसमें से हम 100% बना देंगे कि 100% यानी कि कितना था। ठीक है, आसानी से देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो देखिए, 7वां सवाल है, हारने वाले प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी प्रत्याशी का वोट
प्रतिशत कितना है? 40% है। ठीक है, तो जीतने वाले प्रत्याशी का कितना हो जाएगा? जीतने वाले प्रत्याशी का वोट प्रतिशत कितना होगा? तो 100 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60%। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम? 60% माइनस 40% इक्वल टू कितना हो जाता है? 20%। यानी हारने वाला हारने वाले प्रत्याशी 20% वोट से हारा है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि देखिए 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 वोट। होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए अगर वोट में देखा जाए तो 100 वोट से हारा है। ठीक है, और 20% से ये हुआ है 100 वोट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 1% इक्वल टू 100/20 करेंगे, तो यानी कि कितना? 5 वोट होगा। ठीक है, यानी कि 1% बराबर कितना वोट? 5 वोट। इसीलिए 100% इक्वल टू 5 इंटू 100 यानी कि 500 वोट। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो, इसीलिए कुल वोट की संख्या इक्वल टू 5 इंटू कितना करेंगे? 100% करेंगे। 1% का मान निकल गया 100%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा? 500 वोट आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां सवाल है मेरा। एक घड़ी 153 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, एक घड़ी कितने रुपए में बेची जाती है? तो 153 रुपए में बेची जाती है। तो उसे जो है 15% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेची जाए कि उस पर 10% का लाभ हो? तो ध्यान दीजिए, इसको हम ट्रिक से बनाएंगे, आराम से देखिएगा। ऊपर में आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कहता है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि घड़ी को 153 रुपए में, तो 153 रुपया में बेचने पर, क्या करने पर? बेचने पर 15% की हानि होती है। ठीक है, हानि। इसीलिए कितना में बेचा जाए कि 10%, 10% लाभ का विक्रय मूल्य हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए 15% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी कि 15/100 करेंगे। काट देंगे हम तो 3/20 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मान लेते हैं हम, माना कि क्रय मूल्य, ठीक है,
और विक्रय मूल्य। ठीक है, कि क्रय मूल्य अगर हम मानते हैं कि कितना है, नीचे वाला को हम मानते हैं हमेशा। ठीक है, नीचे वाला को, तो क्रय मूल्य अगर 20 रहता तो उस वक्त क्योंकि हानि में बेचा है तो 20 का 15% 3 आता है। ठीक है, 20 का 15% कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 कम यानी कि कितना, 17 रुपया में बेचा होगा। ठीक है, लेकिन 17 रुपया में नहीं बेचा है, कितना में बेचा है रे बाबू, 150, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा होगा, 153 रुपीज में बेचा है। ठीक है, इससे कितना गुना ज्यादा, तो 9 गुना ज्यादा है। तो इसीलिए क्रय मूल्य भी अपने आप का 9 गुना ज्यादा होगा, तो 9 गुना 18, यानी कि उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना था होगा, 180 रुपया था होगा। ठीक है, तो अब कहता है, अब क्या कहता है कि इसी में जो है एक क्रय मूल्य मेरे को मिल गया, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो बेचा इतना में था हानि में। ठीक है, और तो उसी से हम निकाल लिए क्रय मूल्य, कितना आ गया क्रय मूल्य। तो कहता है कि इस क्रय मूल्य में 10% क्या चाहिए, लाभ चाहिए। इसीलिए 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 का 10%, यानी कि कितना, 10% इक्वल टू 100 कर देंगे, काट देंगे हम, 11 88, 11 कम 11 और 8 कितना हो जाएगा, 198 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझे होंगे। देखिए, इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर हानि बोला है तो ऊपर वाला संख्या को घटा करके हम विक्रय मूल्य में लिखेंगे। कहता है कि बेचने पर, तो देखिए क्रय मूल्य अगर हम नीचे वाला को माने हैं 20, तो बेचा कितना में होगा, 17 में बेचा होगा, क्योंकि हानि में बेचा है। मान लेते हैं घड़ी का मूल्य 20 रुपया था होगा, तो वो बेचा कितना में, 17 में, इसीलिए ना उसको कितना 15% का हानि हुआ है। लेकिन वो बेचा कितना में, 153 में बेचा है। तो इसी प्रकार इससे कितना गुना, 9 गुना ज्यादा है। तो इसी प्रकार से क्रय मूल्य भी अपने आप का 20 ना होकर के 9 गुना ज्यादा है, यानी कि कितना होगा, 180 होगा। और 10% लाभ में बेचने के लिए, तो 10% लाभ में बेचने के लिए हम क्या करेंगे, 180 का 10 लाभ, यानी कि 100 में से 10 जोड़ देंगे और भाग दे देंगे, 100 से काट देंगे परसेंट से, तो कितना आ जाएगा, 198 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं आसानी से। आज का नवा सवाल है 6 रुपये, देखिए आपका स्क्रीन में होगा, 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस मूलधन का मिश्र धन 650 रुपया है। इसको बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन एक हम फॉर्मूला से ही इसको बना लेंगे आसानी से, और उस फॉर्मूला को बच्चा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले देखते हैं क्या क्या दिया हो। कहता है, पहले तो इसमें कंफ्यूज होगा बच्चा, क्या कहता है, 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक। पहले इसको समझिए, 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक, इसी को जो है ना 6% लिखा जा सकता है। देखिए 6 रुपया तो 6 रुपया है ही, ठीक है, प्रति सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा कहने का मतलब है, सैकड़ा मीन 100 होता है, और प्रतिशत का वैल्यू क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो प्रति सैकड़ा यानी कि 6%, ठीक है, 6% वार्षिक दर। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, और 6% दर इक्वल टू क्या कह सकते हैं, दर बराबर 6% कह सकते हैं। ठीक है, समय मेरे को कितना दिया हुआ है, तो समय जो है दर मेरा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है मेरे को कितना, तो समय है 5 वर्ष। ठीक है, और मिश्र धन मेरे को दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है मेरे को 650 रुपया। ठीक है,
तो जब 650 रुपये दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला होता है मूलधन निकालने का। क्या हमसे ज्ञात करना है? मूलधन। मूलधन हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको एक फॉर्मूला होता है, मूलधन इक्वल टू क्या होता है? मिश्र धन गुना 100 बट्टे 100 प्लस समय गुने दर, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो इसी फॉर्मूला में देखिए मिश्र धन मेरे को दिया हुआ है, मूलधन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिश्र धन क्या है? तो 650 गुना 100 बटा में 100 प्लस समय मेरे को कितना दिया है? तो 5 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 100 प्लस 6 पचे 30, ये 130 हो जाएगा। तो देखिए इतना इंटू 100 बाई 130, 1010, 13 पचे 65, ठीक है। 5 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 रुपया। कहने का मतलब तो 500 रुपया का कितना? 500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 650 रुपया हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आसानी से ये सवाल भी आपसे बना होगा, ठीक है। आइए एक रेलगाड़ी से सवाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में एक टेलीग्राफ के खंभे को पार कर जाएगी? तो देखिए टेलीग्राफ या आदमी या कोई बकरी या कोई जानवर या कोई पेड़ को पार करेगी। यदि ट्रेन तो खुद की लंबाई को पार करती है, हम बार बार कहते हैं, ठीक है। इसलिए उसी की लंबाई को हम दूरी मान लेते हैं। तो देखिए आज का अंतिम सवाल है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है? रेलगाड़ी की लंबाई इक्वल टू 150 मीटर दी हुई है। रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है ना। तो हमको क्या निकालना है? कितने समय में पार करेगी? तो टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में लगा समय इक्वल टू समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 150, चाल कितना है? 60। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये मीटर में है और ये जो है क्या में है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। इसको जो है हमको चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इसको हमको 5/18 से क्या करना होगा? भाग देना होगा इसको, ठीक है। तो ये जो है ऊपर चला जाता है तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब काटिए तो 1010, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना बचा? 3 तिया 9 सेकेंड में वह क्या कर जाएगी? क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको निकाल दिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप देखिए, जरूर देखिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू।